नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास में नए श्रृंखला की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में बात की थी और आज नए शासक हैं, उनका नाम है बहराम शाह। बहराम शाह और उसके बाद में है अलाउद्दीन महमूद और उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद है। आज तीन शासकों के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे। बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में देखते हैं कि जो बहराम शाह है, इससे पहले रजिया सुल्तान का शासन हुआ कर शासन प्रशासन चल रहा था। जब शासन प्रशासन चल रहा था रजिया सुल्तान का, और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था। जब रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था तो क्या हुआ था? रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था। जब कैद कर लिया था फिर अल्तुनिया के साथ में रजिया सुल्तान ने शादी कर ली थी। जब अल्तुनिया से शादी कर लेती है और उसके बाद में जब उस टाइम पीरियड में बहराम शाह दिल्ली का शासक बन जाते हैं, तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जो थी, इन दोनों ने आपस में शादी कर लेते हैं और शादी कर लेने के बाद में ये दोनों कूच भर देते हैं। बहराम शाह मतलब दिल्ली पर जब कूच भरते हैं कि आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, जब दिल्ली पर ये आक्रमण करते हैं तो क्या इनको मिलता है? जो बहराम शाह है, जो बहराम शाह का वजीर जो होता है मुजाबुद्दीन जो इनका बहराम शाह का होता है वजीर जो होता है, उसको एक न्यायावत पद दिया गया था। एक पद दिया गया था वजीर को। इनका बहराम शाह का जो एक वजीर था, बहराम शाह का एक वजीर था, उसका नाम था मुजाबुद्दीन। मुजाबुद्दीन था इनका नाम। और इन्होंने एक पद का बहराम ने एक पद बनाया था जिसका नाम था नायब मामलकात। एक पद बनाया था, न्यायालय का पद था। किन्होंने? बहराम शाह ने इस पद को बनाया है और पद का नाम क्या बताया है? नायब ममालकत नाम इसका दिया है। और जो ये पद था, इस पर किसको बिठाया है? इस पर बिठा दिया एतगीन को। इस पद पर एतगीन को बिठा दिया है। जब एतगीन को यहाँ पर बिठा दिया जाता है तो उसके बाद में क्या देखते हैं? एतगीन जब इस पद पर बैठ जाते हैं, नायब मामलकात के पद पर बैठ जाते हैं, तो एतगीन को लगता है कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो मेरे अधीन हो चुका है। पूरे शासन और प्रशासन की जो सत्ता है वो मेरे हाथ में है। उसके गाड़ी तो बहराम शाह को ये बात जब पता चलती है, और ये जो एतगीन होता है उस टाइम पीरियड में इसका जो गेट था, दरबार का जो गेट होता है, दरवाजे पर इसने फिर वहाँ पर नौबत हाथी बोला जाता है। मतलब नौबत हाथी जो होता है, नौबत हाथी, इसका मतलब होता है नगाड़ा और हाथी। और जो ये नगाड़ा और हाथी होता है, ये चीज केवल हथियार रखने का जो अधिकार होता था वो किसको होता था? केवल सुल्तान को रखने का अधिकार होता था। किसको? जो शासन प्रशासन का सुल्तान हुआ करता था, केवल वो अपने दरवाजे पर नगाड़ा और हाथी को रख सकता था। मतलब कि वहां पर
रखना शुरू करता था ये सुल्तान का। लेकिन जो ये यतकीन था ये खुद को सुल्तान समझने लगा था, तो इसलिए ये अपने नौबाते हाथी, जो नगाड़ा और हाथी थे, वो अपने दरवाजे पर रखता था। तो इसके कारण क्या होता है जी, जब एक चीज यतकीन अपने हाथी को रखना, हाथी और नगाड़ा को रखना इसके दरवाजे पर शुरू कर देता है, तो फिर क्या होता है, जो बहराम शाह होते हैं ये बात बहराम शाह को बहुत बुरी लगती है। और जब ये बात बहुत बुरी लगती है तो ये यतकीन जो होता है अपने उसी महल के अंदर होता है, और बहराम शाह जो होते हैं वो यतकीन को उस महल के अंदर ही मरवा देते हैं। जब मरवा देते हैं और फिर उसके बाद में, जब मरवाने के बाद में जो इनके जितने भी पद थे, शासन प्रशासन में जितने भी पद थे, उन्होंने अपने आप खुद अपने अंडर में ले लिया था। अपने आप खुद उन अधिकारों का, अधिकार या पद होते थे उनको खुद उन ले लेता है। और फिर क्या करता है, उसके बाद में होता है सन 1241 में तायर होता है। तायर के नेतृत्व में आक्रमण हो जाता है। किसके? तायर के। 1241 में तायर के एक आक्रमण हो जाता है, और आक्रमण जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, वो होता है बहराम शाह के। एक तरफ होते हैं बहराम शाह और दूसरे तरफ कौन होते हैं, दूसरे तरफ होते हैं तुर्क सरदार। एक तरफ बहराम शाह पड़ जाते हैं, दूसरे तरफ सरदार पड़ जाते हैं तुर्क। और जब तुर्क सरदार पड़ जाते हैं तो इनके बीच में इनका जो वजीर कौन था, मैंने बताया था, मुजाहिबुद्दीन। कौन है? मुजाहिबुद्दीन। जो ये होते हैं, ये दोनों तरफ से लड़ाई करवा देते हैं। दूसरी तरफ से क्या करवाते हैं लड़ाई, उधर जो तुर्क सरदार थे, तुर्क सरदारों को भड़का देते हैं सुल्तान की तरफ से। ये सुल्तान की तरफ तुर्क सरदारों को भड़का देता है, जो इनका वजीर था बहराम शाह का। और बहराम शाह को जो होता है उनको तुर्क सरदारों की साजिश में, तुर्क सरदार साजिश कर रहे हैं। मतलब कि इधर इनको भी मोटिवेट कर रहा है, उनको भी मोटिवेट कर रहा है, और बीच में मतलब कि ये दोनों लड़ेंगे तो राजा कौन बनेगा, मैं बन जाऊंगा, इसलिए ये कर रहा था। और उसके बाद में क्योंकि ये खुद सुल्तान वहां का बनना चाहता था, इसलिए ये कर रहा था। और उसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ पर आ जाता है सिचुएशन, यहाँ पर आ जाती है कि वो खुद बनना चाहता था, और जो ये था तो इसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी एक संगठन बनाया था, जिसमें 40 सरदारों का संगठन समूह हुआ करता था वो। तो उसका एक ये तो था सदस्य था। जब ये सदस्य था तो क्या होता है, राजाओं की जो कायर थी, कायर मंत्रणा देते हैं, मतलब जो
राजाओं को मंत्री लोग सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वर्क होता है तुर्कान चहलगानी के सदस्य अमीर वर्ग में जो इन लोगों की संप्रभुता थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इन लोगों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, छोटे लोगों को काम नहीं होता था, बल्कि जो अमीर लोग चाहते थे वही वो करते थे। अगर वो चाहते थे जिसको राजा बना देते थे और जिसको चाहते थे उसको राजा पद से हटा देते, शासक बनाते थे, नहीं बनाते थे। ये लोग अमीर वर्ग के जितने भी लोग तुर्क सरदार थे और वो लोग ये करते थे। जब ये करते थे उसके बाद में क्या राजा जो थे समझने लगते थे खुद को, वो अपने खुद को राजा समझने लगे। उसके बाद में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ही इन्हें किंग मेकर ये समझने लगे खुद को, जिसको चाहते थे उसी को राजा जो तुर्क सरदार थे बना देते थे। और बाद में क्या होता है, बहराम शाह और तुर्क सरदार के सुल्तान के विरुद्ध ऐसा हो जाता है कि वजीर मसूद जो थे, जो उनका वजीर था महबूबुद्दीन, तो उन सुल्तान और तुर्क सरदारों जिसमें बहराम शाह जो थे सलाह सजेशन दोनों तरफ वो भड़का रहा था। लेकिन उसमें क्या होता है, बाद में जो बहराम शाह थे, बहराम शाह और तुर्क सरदार के बीच में हो रहा था युद्ध। तो यहाँ पर ये बहराम शाह जो होते हैं वो हार जाते हैं और तुर्क सरदार जो होते हैं वो जीत जाते हैं। क्यों? बहराम शाह का जो वजीर था वो इनका फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इनकी नज़रों में नहीं कर रहा था, इसलिए ये हार जाते हैं और तुर्क सरदार जो होते हैं वो जीत जाते हैं। बाद में जो तुर्क उनका वजीर था वो इसके साथ में मिल जाता है, और मिलने के बाद में क्या होता है, जो यहाँ पर बहराम शाह होते हैं ये तो परास्त हो जाते हैं। परास्त होने के बाद में इनको एक जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में डाल दिया जाता है, वहीं ये पड़े रहते हैं। जब जेल में ये पड़े रहते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर तुर्क सरदार जो होते हैं वो बना देते हैं अलाउद्दीन महसूद शाह को। अब शासक कौन बन गया है, अब यहाँ पर शासक कौन बन गया, देखो अलाउद्दीन शासक बना दिया किसने, तुर्क सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को। और मसूद शाह को जब इन्होंने बना दिया है तो उसके बाद में ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो था ये किसका पुत्र था, जो ये पुत्र था इसका रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। किस अलाउद्दीन मसूद शाह था जो वो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का था। रुकनुद्दीन का पुत्र था ये पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह पुत्र था। और इसके बाद में और जो इनका वजीर होता है वो वजीर को किसको घोषित कर दिया जाता है, मुहाबुद्दीन को। फिर उन्हीं को ही वजीर घोषित कर दिया तुर्क सरदारों ने। क्यों? तुर्क सरदारों का उसने साथ दिया था, इसलिए उनको फिर से वजीर घोषित कर देते हैं। जब घोषित कर देते हैं और जब इनको वजीर घोषित कर दिया जाता है, तो जब वजीर घोषित कर दिया जाता है तो उस टाइम पीरियड में जो है मुहाबुद्दीन होते हैं तो ये खुद को क्या समझ लगते हैं, ये खुद को वहाँ का राजा समझने लगते हैं। शासन प्रशासन जो इन्हें लगता है कि मेरे अधीन कर दिया गया है और पूरा देख रेख जो शासन प्रशासन है वो संभालने के लिए मुझे दिया गया है, और ये जो बाकी जितने भी हैं शासक यहाँ के वो सब मेरे अधीन हैं। तो ये चीज़ इनको लगने लगता है। तो फिर बाद में क्या होता है, तो लेकिन इनकी मुहाबुद्दीन जो होते हैं इनकी हत्या कर दी जाती है। जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में जो एक ये थे
एक गैर कैसा था व्यक्ति? गैर तुर्क थे। ये जो था ये गैर तुर्क था। अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में, अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में बलबन को शाह के काल में जो बलबन था, बलबन को एक उपाधि दी गई थी। बलबन को एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था अमीर हाजिब। बलबन को एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? एक पद दिया गया था, किसको? बलबन को। ये बलबन को पद दिया गया था और बलबन ने ऐबक के लोग नीचे, बलबन जैसे और ऐबक जैसे लोग जो थे बहुत ही कठिन परिश्रम करके नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए आ रहे थे, शासन प्रशासन पे अपना कब्जा कर रहे थे, शासन प्रशासन चला रहे थे। तो बलबन तुर्क, एक चहलगानी जो बलबन था, ये बलबन भी एक तुर्क चहलगानी का एक सदस्य था, जो एक न्यूनतम स्थान पर इसे वहाँ पर एक पद मिला था। कहाँ पर? तुर्कानी चहलगानी में। मतलब जो समूह एक बनाया गया था उसी में एक सदस्य पर पद पर, एक न्यूनतम पद पर इसको वहाँ पर उपाधि मिली थी। और वहाँ पर जब ये था तो आगे बढ़ते बढ़ते ये इसने बहुत ही प्रयत्न करने पर एक इस मुकाम पर पहुँचता है। और पहुँचने के बाद में इसने तुर्क सरदारों से अधीन मिला, उनसे मिलता है और उनके अधीन रहा। और इससे अलाउद्दीन मसूद शाह थे, इनको अपदस्थ कर दिया किसने? बलबन ने। और बलबन को कर देता है और नासिरुद्दीन को शासक बना लेता है। इसने इतना इसको अपदस्थ कर दिया था कि नासिरुद्दीन को शासक बना लिया। अब किसको? नासिरुद्दीन को बना लिया गया। और जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्क सरदार या अमीर वर्ग के लोग, उनकी प्रभुत्ता इतनी अधिक प्रबल बन चुकी थी कि वो जिसको चाहते थे। क्योंकि जो बलबन था, इसने जितने भी गैर जो तुर्क अमीर वर्ग के तुर्क लोग थे उनको सबको अपने में घुला मिला लिया था। इसलिए इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतरवा कर नासिरुद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठा दिया। शासक किसको बनवा दिया? नासिरुद्दीन मसूद शाह को शासक बना दिया है। और क्योंकि जितने भी तुर्क सरदार थे उनमें इतनी ज़्यादा प्रबल सहन शक्ति हो बन गई थी कि वो जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते और जिसको चाहते थे उसको शासक नहीं रखते थे। यहाँ पर सिचुएशन आ गई थी। उसके बाद में अब किसको बना दिया गया है? नासिरुद्दीन महमूद को। अब नासिरुद्दीन महमूद को देखते हैं। कि नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो सत्ता में कैसे आते हैं, क्या और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रहती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमारे शासन में आ गए हैं नासिरुद्दीन। महमूद, जो इनका टाइम पीरियड रहता है वो 1246 से 1265 तक रहता है। 1246 से 1265 ईस्वी तक। जो इनका टाइम पीरियड है 1246 से 1265 ईस्वी तक ये शासन प्रशासन संभालते हैं, बागडोर संभालते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो था, राजनीति जो थी इसमें राजनीति के प्रति इसका कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि दिलचस्पी लेता ही नहीं था। ये धार्मिक था,
ये सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी रखता था वो धर्म पे रखता था, धर्म। और यह शमसी वंश जो था, शमसी वंश का अंतिम शासक था। शमसी वंश का अंतिम शासक था। शमसी वंश का अंतिम शासक था। और उसके बाद में क्या होता है, जिसकी स्थापना, जो शमसी वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसकी स्थापना शमसी वंश जो था, और ये जो था, इस हमने क्या बताया था, राजनीतिक में था नहीं, धार्मिक। धार्मिक जितने भी थे, धार्मिक रुचि अत्यधिक थी इसमें। धार्मिक कोई भी मामले होते उसमें सबसे ज्यादा रुचि रखता था। और उसके बाद में कुरान की नकल करके, किसके? कुरान, कुरान जो होती है, कुरान की नकल करके अपनी प्रतियां लिखकर, अपने तरीके से लिखकर बेचता था, जिससे अपना गुजारा चलाता था। और जब ये काम करता था, और उसके बाद में, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति इसके बिल्कुल नहीं थी। जो इसकी परिस्थितियां थी वो इसके, जिससे कि इसका पूरा शासन प्रशासन जो था, उस टाइम पीरियड में इसके ऐसी परिस्थिति थी कि जो इसका शासन प्रशासन जो था, वो कौन चला रहा था? बलबन ही चला रहा था, ये खुद से नहीं चला रहा था। और उसके बाद में क्या होता है, मिन्हाजुद्दीन की तत्काते नासिर किताब भी इसी को समर्पित की गई है। ये किताब थी मिन्हाजुद्दीन सीकरी। मिन्हाजुद्दीन सीकरी की एक किताब थी कि तबकातें, इनकी किताबें थी। और वो उसकी इस नासिरुद्दीन मसूद के नाम से ही नासिरी किताब इसी को समर्पित कर दी गई थी। इसी को समर्पित की गई। जब इसको समर्पित कर दी गई थी तो क्या होता है, जब इसको समर्पित, नासिरुद्दीन को समर्पित कर दी गई है। और जो ये थे, ये कौन था? नासिरुद्दीन का एक काजी था, ये काजी थे। और उसके बाद में जब इनको ये किताब दे दी जाती है तो संपूर्ण शासन का, जो संपूर्ण शासन था, उसका अधिकार जितने भी थे वो बलबन के पास थे। बलबन सोचता था कि जो नासिरुद्दीन है, इसके साथ में मेरा कुछ और ज़्यादा अच्छा रिश्ता बन जाता तो और अच्छा रहता। कहने मतलब ये धीरे धीरे जो नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन के साथ में बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर देता है। जब शादी कर देता है बलबन, तो एक तरफ से क्या होता है कि नासिरुद्दीन जो होता है बलबन का दामाद बन जाता है। और नासिरुद्दीन के जो बलबन होते हैं वो ससुर बन जाते हैं। मतलब ससुर दामाद का रिश्ता यहाँ पर कायम हो जाता है। और जब कायम हो जाता है, क्यों? नासिरुद्दीन को बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी, और नासिरुद्दीन जो थे वो बलबन के ससुर बन गए थे। बलबन जो था वो नासिरुद्दीन का ससुर बन गया था, और बलबन का जो दामाद था वो नासिरुद्दीन बन गया था। तो इसको लेकर के जो क्या होता है, सत्ता का केंद्र बलबन बना हुआ था। तो हिंदू और मुस्लिम अपने आप को एकत्रित करने की सोच रहे थे।
और इसके प्रतिद्वंदी कौन बन जाता है? इनके प्रतिद्वंदी जो होते हैं इमाजुद्दीन रेहान, इनके जो प्रतिद्वंदी हैं इमाजुद्दीन रेहान, इमाजुद्दीन रेहान जो होता है ये किसके प्रतिद्वंदी? नासिरुद्दीन या बलबन के प्रतिद्वंदी थे। और एक और थे बिहार के सूबेदार, ये कौन था? बिहार के सूबेदार थे। ये दो लोग थे इनके प्रतिद्वंदी, बिहार के सूबेदार थे कुतलुक खान खां, कुतुलुगान खां, कुतुगुलान, ये दो लोग इनके प्रतिद्वंदी थे। और जो रेहान था, ये रेहान ये कौन था? भारतीय मुसलमान था। ये भारतीय मुसलमान हिंदुओं को गुट बनाता है, ये गुट तैयार करता है और साजिश रचता है कि सुल्तान से कहता है कि जो बलबन है वो सही व्यक्ति नहीं है। एक गुट बनाता है, जो रेहान होता है भारतीय मुसलमानों का गुट। गुट बनाता है और भड़का देता है किसको? वहां के शासक को भड़का देता है और क्या कहता है कि जो बलबन है वो एक सही व्यक्ति नहीं है और उसको शासन प्रशासन से बेदखल कर दिया जाए। तो ऐसा कहने के बाद में क्या होता है? जो वहां का सरदार शासन प्रशासन जिसके हाथ में होता है और वो बलबन को जो होता है बलबन को उठा करके यहाँ से बहराइच के लिए भेज देता है। कहाँ के लिए? बहराइच भेज दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में बहराइच भी चला जाता है। जो बलबन होता है शासन प्रशासन संभालने के लिए अपना बहराइच चला जाता है और कुछ नहीं विद्रोह कुछ भी नहीं बोलता है, हटा दिया जाता है इससे और बहराइच के क्षेत्र में भेज दिया जाता है और चला जाता है। लेकिन अमीर वर्ग जो था, अमीर वो तुर्क थे, ये जो वो तो एक तुर्क थे, जो अमीर वर्ग था वो तुर्क लोग थे। लेकिन जो ये बलबन था ये गैर तुर्क था। जब ये गैर तुर्क था लेकिन उसके बावजूद भी और यहाँ पर किसको ये नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया उन्होंने शासक था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? इसलिए इससे ज़्यादा विश्वास हमारी नहीं थी क्योंकि ये गैर तुर्क था, इसलिए इस पर ज़्यादा विश्वास इन लोगों को था नहीं। और भारतीय मुसलमान होने के कारण इमाजुद्दीन जो रेहान था ये इसको भी हटा दिया जाता है। इसकी ये खुद बन गया था लेकिन इसको भी हटा दिया जाता है और इसको बदायूं का सूबेदार घोषित कर दिया जाता है। इसको बना दिया जाता है बदायूं का। तो वहाँ जो था वहाँ पर नासिरुद्दीन की यहाँ पर जहाँ पर जगह खाली हुआ यहाँ का शासक फिर बहराइच से उठता है बलबन और बलबन आकर के फिर अपना कार्य यहाँ पर शासन प्रशासन फिर से संभालता है आकर। जब शासन प्रशासन यहाँ पर संभालने लगता आकर है तो फिर क्या होता है? सन 1265 में, कितने में? सन 1265 में क्या होता है? ईस्वी में नासिरुद्दीन जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो एक कवि हुआ करते थे इब्न बतूता,
ये जो थे इन्होंने क्या बताया, इब्न बतूता ने बताया कि अंत में नाइब ने नाइब किसे बोला गया, नासिरुद्दीन को। नाइब बोला गया नासिरुद्दीन को। नाइब ने सुल्तान मार डाला, मतलब नाइब ने सुल्तान को मार डाला है। सुल्तान को मार डाला और शासन सुल्तान को मार डाला और शासन जो है सुल्तान स्वयं शासन का और स्वयं सुल्तान बन गया। ये चीज किसने कही, इब्न बतूता ने कही है। इब्न बतूता ने ये बात बोली कि लास्ट में आकर के कि यहाँ पर इन्होंने, और उसके बाद में जो रिहान था, रिहान का क्या होता है, रिहान जो था वो शांति का अपहरण करता, धर्मच्युत था, शांति का अपहरण करता था। रिहान जो था ये कौन था, शांति का अपहरण करता था। तो इसके बाद में हम देखेंगे क्या, यहाँ पर आकर के नासिरुद्दीन महमूद भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद में बलबन आता है। यहाँ का दोबारा से शासन प्रशासन बहुत कायदे तरीके से चलाता है और उसके बाद में जब अगला हम देखेंगे, अगला शासक हमारा बलबन ही रहेगा, क्योंकि नासिरुद्दीन का यहाँ पर अंत हो जाता है सन 1265 ईस्वी में। तो अगला जो शासक हमारा है वो हमारा रहेगा बलबन, और बलबन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में पड़ोस में बेल आइकन की बटन को भी दबाएं, जो कि अगला वीडियो कोई भी आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।